तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये संक्षारण होता क्या है। देखिए सिंपल भाषा में समझिए ना, तो संक्षारण का मतलब हुआ कि धातु का धीरे धीरे नष्ट हो जाना। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो संक्षारण का मतलब क्या हो जाएगा कि धातु का नष्ट हो जाना। अब अचानक नष्ट नहीं होगा, ये कैसे होगा भाई, धीरे धीरे से। सब पढ़े हैं ना, पढ़े क्या, सुने भी होंगे ना, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। तो ये भी संक्षारण कह रहा है कि धीरे धीरे से हम तुमको भाई क्या करेंगे, धातु को बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पर ये तो एक शब्द हो गया। अब इसको अगर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें तो ये खुद में क्या है, एक मिनट थोड़ा सा इस फैन को ऑफ कर दें क्योंकि ये थोड़ा आवाज़ करेगा, है ना। देखिए संक्षारण को अगर अच्छा खासा हम परिभाषा दें तो ये अपने आप में एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। संक्षारण क्या होता है, अपने आप में एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई क्रियाशील धातु, कैसी धातु, क्रियाशील धातु वायुमंडल के उपस्थिति में, साथ में नमी भी होना चाहिए, तो उनके उपस्थिति में अपने ऊपर, मतलब जो धातु है अपने सतह के ऊपर बिना काम का कोई पदार्थ निर्माण कर लेती है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सर ये कैसा परिभाषा हो रहा है, थोड़ा देखिए इसको समझाते हैं। संक्षारण का मतलब कि यह एक कैसी क्रिया है सर, तो ये एक रासायनिक क्रिया है। क्लियर, कैसी क्रिया है, रासायनिक क्रिया। अब इसमें होता क्या है कि कोई धातु मेरे पास होगी, ये समझ लीजिए धातु है, और ये करेगा क्या, वायुमंडल के जो ऑक्सीजन होंगे उसके साथ, और साथ में नमी भी होंगे, साथ में कुछ और भी केमिकल पदार्थ भी होंगे, उनके साथ ये मिलजुल कर अपने ही सतह के ऊपर, अपने ही सतह के ऊपर बिना काम का कुछ पदार्थ ये क्या कर लेगा, ये बना लेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। समझ में आ रही है क्या संक्षारण का मतलब। चलिए, संक्षारण में यही हो रहा है कि ये धातु अपने बाहरी परत पर ये क्या कर रहा है, वायुमंडल के ऑक्सीजन से और साथ में कुछ नमी भी होना चाहिए, उसके सहायता से ये कर रहा है एक बिना काम के पदार्थ निर्माण। तो ये पदार्थ निर्माण करने के बाद ये टोटली प्रक्रिया जो हो रही है इसी का नाम बन गया क्या, संक्षारण। क्लियर। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ये संक्षारण का हमारे जीवन में उदाहरण कहाँ मिलता है। तो आसपास अगर देखना चाहेंगे तो लोहा में तो देख ही जाएगा, है ना, लोहा में दिख ही जाएगा। कैसे सर, आइए देखते हैं। जैसे लोहा में जब लगता है ना संक्षारण, तो इसका नाम कुछ ऐसे हो जाता है। जैसे देखिए संक्षारण का अगर एक मुख्य उदाहरण देखा जाए तो ये क्या होता है, लोहे में जंग लगना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिखाया गया है लोहा धातु को, जो काफ़ी ये जंग लगकर उसको बर्बाद कर रहे हैं, इसका बदसूरत बना दे रहे हैं। कितनी अच्छी इसकी सूरत थी, लेकिन संक्षारण जब लग गई तो इसके सूरत को बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। तो इसे ये लग रहा है कि सर ये संक्षारण तो तबाह करने वाला होगा, है ना। तो बिल्कुल ये आप सोच रहे हैं जो वाकई सही है। क्या मन में ये भी चल रहा होगा कि सर संक्षारण सबको बर्बाद करता है या कोई ऐसे होंगे जिनको आबाद भी करता है? तो इसका भी जवाब मिलेगा, समय थोड़ा लगेगा, है ना। ये सर क्या हो रहा है, लोहे में जंग कैसे लगता होगा, इसके बारे में थोड़ी जान लीजिए। मन में तो व्याकुलता हो ही रही होगी, है ना। आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग टाइम दें। और ये जंग कैसे लगता है, तो देखिए जब लोहा जो है ना हवा और पानी के संपर्क में आएगा, हमारे ये आयरन भैया जी जब ये हवा और पानी के संपर्क में आते हैं तो आने के बाद वो करते क्या है कि हवा के अंदर के जो ऑक्सीजन है, आप तो जानते हैं ना कि हवा गैसों का मिश्रण है, तो उसमें से जो ऑक्सीजन होते हैं उनसे, और पानी का मतलब थोड़ी नमी जो होगी उसमें, उनके साथ क्रिया करेगा। हमारा लोहा जो है वो हवा के अंदर के क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा और नमी को, और उनके साथ मिल करके करेगा रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद तो कुछ रिजल्ट आएगा ना, तो वो रिजल्ट बन के आ जाता है क्या, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये एक अलग पदार्थ बन गया है,
ये जो बना हुआ है इतना बड़ा नाम, ये एक अलग पदार्थ हो गया। इसका अगर फॉर्मूला देखी जाए तो Fe2O3 इंटू XH2O कहीं लिखा हुआ मिलेगा। X जो है ये जल के अणु को व्यक्त कर रहा है कि भाई नमी कितना होगी, क्या होगी। तो ये समझिए कि ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो बन रहा है, इसे ही हम लोग लोहा के अंदर में किस नाम से पुकारते हैं, तो जंग के नाम से पुकारते हैं, और अंग्रेजी में कहें तो रस्ट भी कहते हैं। अब भोजपुरी या घरेलू भाषा में कहें तो मूर्छा भी कह देते हैं, है ना, नहीं कहते मूर्छा लग गया एकदम। तो भाई साहब ये सारा नाम एक दूसरे को अलग अलग रूपों में नहीं बता रहा है, ये एक ही चीज को अलग अलग कह रहा है। तो आप समझ गए ना लोहे में जंग कैसे लगता है, या क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि लोहे में जंग लगना किसे कहते हैं, तो आप ऐसे उत्तर दे देंगे कि जब हमारा लोहा जो है ये पानी और हवा के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, और यही प्रक्रिया लोहे में जंग लगना कहलाती है। क्लियर ना। अब ये जंग जो लगते होंगे, क्या इसके लिए कोई शर्त कंडीशन होता होगा, या जो मन जैसे मन वैसे ही कर लेगा? ये तो मनमानी करेगा नहीं, क्योंकि रासायनिक प्रोसेस है। जंग लगना कैसी प्रोसेस है, रासायनिक प्रोसेस। संक्षारण को संक्षेप में अगर कही जाए तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि धातु को धीरे धीरे अपने से क्या करना, नष्ट करना। कभी कभी सुने होंगे ना, कहते हैं ना कि लोग व्यक्ति में भी जंग लग जाता है। तो व्यक्ति का मतलब उसका आलस भी एक तरह का जंग ही हो गया। धीरे धीरे उसकी आलसीपन, उसकी बुराइयां उसको धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जैसे लोहा धातु को अगर बर्बाद करना है तो उसका जंग उसको अधिक बर्बाद कर देगा। बाहरी धातु लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोहा तुमको बर्बाद करने वाला ना तुम्हारा जंग ही है। तो उसी तरह मनुष्य में भी देखा जाए तो उसकी आलसीपन, उसकी लापरवाही, वो बेईमानी कर रहा है, तो ये सारा उसका जंग है। धीरे धीरे उसको पकड़ लेंगे और एक दिन वो बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे, है ना। तो ये लोहा के जीवन से हम अपने जीवन के साथ अगर तुलना करते हैं तो देख पा रहे हैं कि हम लोग भाई मजबूत होते हुए भी, लोहा मजबूत धातु है अपने आप में। ये 12th में कहानी भी है, एक लोहा की खोज होती है, कविता है एक, उसमें एक बिटिया होती है जिससे लोहा के बारे में पूछा जाता है कि बताओ आसपास लोहा के कहाँ कहाँ है। तो वहाँ पर कवि जो है लोहा को परिश्रमी व्यक्ति के साथ तुलना किए हैं, मेहनत आदमी के साथ तुलना किए हैं, लेकिन बेचारा लोहा पर जब जंग लगती है तो इसकी भी बर्बादी शुरू हो जाती है। और आप जानते होंगे उद्योगों की जननी यानी सबसे ज़्यादा जीवन में देखी जाए तो कौन उपयोगी हो रहा है हमारे जीवन में, लोहा ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए एक नई टॉपिक, और ये टॉपिक आ रहा है संक्षारण के कारण या संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त। माने संक्षारण होते क्यों है, या इसके लिए क्या कोई शर्त भी होता है, ये बात को थोड़ा सा पलटा गया है। तो एग्जाम में दोनों में से कैसे भी पूछ देगा, आप चिंतित नहीं होंगे, आप समझ जाएं कि ऐसी बातें लिखना है। तो देखिए संक्षारण कैसे होता है, ये इसके क्या है, शर्त कंडीशन है। भाई संक्षारण भी है तो कोई हल्का मुल्का आदमी है नहीं, वो कह रहा है कि भाई हम शर्त के आधार पे ही आएंगे, मेरे को कुछ कंडीशन होगा तबे हम पकड़ेंगे ना, तो ऐसे किसी को नहीं पकड़ते हम। क्या मतलब है, क्या कह रहा है संक्षारण। कोई पूछा कि देखो भाई संक्षारण जी तुम बिना बताए कुछ कर देते हो, कैसे आदमी हो। तो संक्षारण कहता है कि ऐसे मत कहो भाई, हम भी शर्त कंडीशन पे आते हैं, मेरे लिए शर्त पूरा करो हम आ जाएंगे ना, तो ऐसे तो आएंगे नहीं। तो संक्षारण के लिए शर्त क्या है, ये वायु यानी इसके अंदर के जो ऑक्सीजन है ये अगर उपस्थित हो तो संक्षारण को खुशी महसूस होती है। दूसरी नमी यानी जल की उपस्थिति हो तो कहता है कि वाह वाह और मजा आ गया। और लास्ट जिनके साथ वो रिएक्टिव होने वाला है, माने जिनके साथ वो क्रिया करने वाला है, वो भैया का भी मन में थोड़ा लड्डू फूटना चाहिए, मतलब वो क्रियाशील होंगे। अब ऐसे धातु के घर जाएगा जो धातु कह रहा है कि संक्षारण हट जाओ, जानते हो ना कि हम सोना चांदी हैं, तुम्हें पता है ना कि हम प्लेटिनम हैं। तो संक्षारण कहता है कि हाँ भैया आपसे तो हम रिएक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग महान आदमी हैं, आप लोग की कीमत भी मार्केट में बहुत अधिक है।
तो भाई जिस व्यक्ति को आलस नहीं पकड़ रही है, लापरवाह नहीं है, वो मेहनती है, एक्टिव व्यक्ति है, तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी। अब कोई आलसी, लापरवाही, बेईमानी कर रहा है तो भाई उसके जंग तो ज़्यादा लगेंगे, और लगेंगे तो वैल्यू भी उसका गिरेगा। तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, जिन जिन में जंग पकड़ लेता है ना, उनका वैल्यू को गिरा देता है। तो कुछ ऐसे धातु मिलेंगे जिन पर इनका प्रभाव नहीं होता। तो देखिए क्रियाशील धातु रहेगी तो ही जाके जंग लगेंगे, साथ में जल भी हो, ऑक्सीजन भी हो, और भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होने चाहिए, SO2 होनी चाहिए, बहुत सारे अम्ल भी होने चाहिए, केमिकल पदार्थ। ये शर्त जो है कॉमन लिखे गए हैं, ऐसे नहीं है कि कसम खा लिया कि 3 वो है, और भी शर्त इसमें जुड़ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये संक्षारण के शर्त के लिए अच्छा खासा जानकारी हो गया, क्लियर। आप यहाँ एक चित्र देख सकते हैं जिसमें दिखाई गई है, ये लोहे का सिक्कड़ दिख रहा है, ये ताला दिख रहा है, काफ़ी पुराना, ऐसे लग रहा है कि बहुत पहले ज़माने का है। ये भी पाइप है, ये कुछ मशीनों के पार्ट्स हैं जिनमें ये जंग पकड़ लिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जंग के वजह से रंग बदला, जब लगेगी जंग तो बदल जाएगी रंग, है ना। अब क्या ये प्रभाव छोड़ जाता है, संक्षारण का प्रभाव क्या होता है हमारे उन धातुओं पर या हमारे दैनिक जीवन में, क्या ये हमें भी प्रभावित करता है? तो बिल्कुल सर, क्यों नहीं ये प्रभावित करेगा। देख लीजिए, कह रहा है कि संक्षारण के प्रभाव निम्न होंगे ना। जैसे एक पॉइंट दी गई कि धातु की मजबूती तो घट जाएगी। जिस व्यक्ति में मतलब जिन धातुओं को ये संक्षारण पकड़ेगा उनकी मजबूती को घटा सकता है, मतलब उनके पावर को कहे कि कम हो जाओ, हम आ चुके हैं बर्बाद करने वाले तुम्हें। संक्षारण मतलब धातु की बर्बादी। अपवाद में कुछ हो जाएंगे जिनको अच्छा कर देगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ना धातु को ये बर्बाद ही करता है। समझ में आ रही है क्या? चलिए अगला पॉइंट करें कि मशीनों, जो मशीन बनते होंगे और जिनकी संरचना में धातु लगते होंगे, उनका जीवन भी कम हो जाता है। भाई जंग नहीं लगता तो मशीन का जीवन ज़्यादा लंबा टाइम तक मशीन काम करता है। मशीन के संरचना में जो जो पार्ट्स लगे होंगे धातुओं का, अगर उस पर संक्षारण नहीं लगता तो वो भी ज़्यादा लंबा टाइम तक टिकता। लेकिन संक्षारण कह रहा है कि हमारे आने से ना तुम्हारे जीवन का कहानी जो है गोल होने लगेगा। समझ रहे ना, गोल होने का मतलब कम होने लगेगा, और हमारी भी तो आर्थिक हानि होगी। हम मनुष्य लोग हैं भाई, हम लोग कोई मशीन खरीद के लाएं या कोई धातु का उपकरण लाएं और जंग लग के वो खराब होने लगा तो फाइनेंशियल, आर्थिक, पैसा की भैया घाटा तो लगेगा ना। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? देखिए बातों को अगर समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट भी करिए। हम भी एक इंसान ही हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को समझाने के लिए बहुत मेहनत करता है, तब जाके कोई समझ पाता है। अब किसी को लगे कि सर जी आपकी बात एलियन की तरह लग रही है, तो ऐसे मत सोचिएगा। हम भी इसी ग्रह के हैं, अभी मंगल ग्रह से नहीं आए हैं प्रभु। तो जो भी है आप लोग चीज़ों को समझिए कि जब भी संक्षारण होगा तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। आप एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब लोहा में अगर संक्षारण की प्रक्रिया होती है तो क्या उस लोहा के वजन में बढ़ोतरी होगी कि घटोतरी होगी, मतलब वो वजन घटेगा कि बढ़ेगा? तो भाई जब पहली बार पकड़ेगा ना संक्षारण तो क्या करेगा, उसमें ऐड हो जाएगा ना। मतलब कही जाए कि एक मेरे पास धातु है तो इस पर जैसे ही ये हमारे O2 और ये हमारे नमी लोग आएंगे तो इस पर जो केमिकल बन रहा था ना, ये वाला Fe2O3 इंटू XH2 वाला, तो ये पदार्थ बढ़ने से इसका वजन बढ़ जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ये टूट टूट के गिर जाएगा ज़मीन पर, तो भाई इस कंडीशन में वजन तो घटेगी। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक कि जब भी लोहा में मूर्छा जंग लगता है तो उस टाइम उसकी वजन बढ़ जाती है। और बाद में देखी जाए तो भाई बाद में तो टूट टूट के ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ पर एक चित्र को देख लीजिए, जब ये नया आया होगा ये चीज़ है, अब देख रहे हैं ना यहाँ पर, जब ये नया होगा तो कितना मस्त होगा, लेकिन मूर्छा ने इसे खोखला कर दिया, तोड़ने लगा और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं संक्षारण रोकने के क्या क्या तरीका है या क्या क्या विधि है। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिख जाएगा। संक्षारण रोकने के उपाय या विधि जो है निम्न होंगे।
तो पहला हमारा जिक्र हुआ है कि पेंट या धातु की सतह पर वार्निश की परत चढ़ाकर। देखिए हम लोग ये तो साधारण तौर पे देखा जाए तो हमारे घरेलू जो आते हैं ना, कोई धातु होता है जैसे ग्रिल हो या जो केवाड़ी होता है लोहा का, तो क्या करते हैं हम लोग उस पर पेंट लगाते हैं। अब ये वार्निश ये भी एक लिक्विड टाइप का पदार्थ रहता है। जैसे हम लोग अपने घरेलू तौर पर देखें तो मोबिल साथ में अलकतरा टाइप का नहीं होता है काला रंग का, तो उस तरीक़ा से हम धातुओं के सतह पे क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं ये पतला सा उसका जो भी पेंट है, ताकि इससे क्या होगा, धातु जो है अधिक समय तक अच्छा रहे। तो ये पेंट करके सुंदर भी दिखता है भाई। ग्रिल है आपका लोहा का या केवाड़ी है या और भी बहुत सारे पदार्थ होंगे, तो देखिए या और भी बहुत सारे लोहा के उपकरण होंगे, तो उन पे क्या करते हैं हम लोग, उन पर ये पेंट भी कर देते हैं या वर्निश का प्रयोग कर लेते हैं। ये क्या करता है, ऐसा कर देने से संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर रुक जाती है और धातु सुरक्षित हो जाता है। तो ये तो हमारे आसपास भी देखने को मिल जाते हैं, क्या मिलते हैं ना। दूसरा कह रहा है क्या, तेल या ग्रीस का उपयोग करके। हाँ देखिए जो घूमने वाले पार्ट है, कभी कभी साइकिल के दुकान पर एक छोटा सा डब्बा में तेल देता था, नहीं कि हम लोग कहते भाई ये तेल, ये कौन सा तेल होता होगा, तो वो बिकता है आज भी। लोग साइकिल के दुकान पर साथ में कोई साइकिल के साथ रखता भी है उसको, जो घूमने वाला हिस्सा है ना उसमें खासकर ये तेल या कहीं कहीं ग्रीस भी, जैसे शटर होता है ना, उठाना है नीचे करना है, तो उसके भी घूमने वाले हिस्सा में ये लगाया जाता है। और ट्रैक्टर में तो अधिक तौर पे आप देखने को मिलेगा ग्रीस व्रीस का प्रयोग करते हैं, जो बेरिंग होता है उसमें भी लगता है। तो ये क्या करता है, थोड़ा घर्षण भी कम कर देता है ये तेल या ग्रीस, और साथ में उसको संक्षारण से भी रोक देता है। तो ये भी एक विधि अपने आप में बहुत बेस्ट विधि है, और ये थोड़ा सिंपल है क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अब अगला जो विधि है थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, जस्तीकरण विधि। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना, 2 नंबर का या और भी जैसे उसका इच्छा एग्जामिनर का। तो ये एक तरह से VVI क्वेश्चन हो गया। जस्तीकरण विधि द्वारा, इस विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग, संक्षारण को रोकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये होता क्या है विधि, इस विधि में क्या करते होंगे, तो आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। और ये चित्र देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर पेंटिंग प्रोसेस दी जा रही है, यहाँ पर भी कुछ हो रहे हैं भाई, ये सारे कहीं ना कहीं संक्षारण रोकने का कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे प्रोसेस इसमें आएंगे। तो आइए अभी हम लोग बात करते हैं किस पर, हम लोग का मुख्य विचार किस पर रहेगा, जस्तीकरण विधि, और एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए जस्तीकरण क्या होता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है जस्ता। जस्तीकरण अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ रही है क्या, थोड़ा अंग्रेजी वर्ड इसका खतरनाक है, तो छोड़िए इंग्लिश को मारिए गोली, बोल लिया जाए थोड़ा सा हिंदी बोली, क्योंकि बोली हमारा जो है ये हमारा भारत का कहें तो राज्य के तो कहें, इसके लिए तो हम बोल सकते हैं ना, और क्षेत्र की तो हम लोग का कहना ही क्या है। तो देखिए जस्तीकरण विधि द्वारा हम क्या करते हैं भाई, हम लोग धातुओं को संक्षारण से बचाते हैं, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब लोहे की वस्तु पर, वस्तु किसकी होनी चाहिए, तो लोहा का बेटर रहेगा। तो जब लोहे की वस्तु पर जस्ता धातु की, ध्यान में रखना है कि लोहा और एक बात हो रही है किसका, जस्ता का, और जस्ता के बात होने से ही तो जस्तीकरण बना था। तो जब लोहे की एक वस्तु पर किसका भाई, जस्ता धातु की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जस्तीकरण के नाम से पुकारते हैं। ये एक सरल भाषा में हुई बात कि जस्तीकरण का मतलब क्या। मेरे पास जैसे अभी एक मान लीजिए कि ये कोई लोहा का वस्तु हो, और इसके ऊपर हम कैसे भी करके, मतलब थोड़ा इसके लिए भी प्रोसेस होगा, इस पर हम जस्ता की परत चढ़ा दें। कभी कभी आप घरेलू तौर पर सुने होंगे ना कि आभूषण के दुकानों पर जो घर के माँ बहन होती हैं, तो कभी कभी जाकर कहती हैं ना कि इस पर पानी चढ़ा दीजिए, पानी ढरवा दीजिए,
और लाते हैं वो लोग तो लगता है कि ये तो सोना जैसा है, बाद में वही में कहता है इस पे तो सोना का पानी ढरवाया गया है या पानी चढ़वाया गया है, जैसे मैंने लोग घरेलू तौर पे पुकारे। तो इस बात को हम लोग यहाँ किस नाम से पुकार रहे हैं? तो ये भाई तो जस्ता के परत है। अब तो घर की औरत लोग जस्ता के परत तो चढ़वाएंगे नहीं, उनको तो चाहिए थोड़ा सा अच्छा खासा दिखे, थोड़ा बढ़िया लगे, तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है? वहाँ पर तो सोना जैसा परत चढ़ता है। लेकिन यहाँ लोहे के ऊपर हमारे जस्ता जी विराजमान हो रहे हैं। ये विराजमान क्यों हो रहे हैं? इनके होने से हमारे लोहा धातु की उम्र बढ़ जाएगी। मतलब एक तरह से कहिए कि ये आशीर्वाद है। ये जो जस्ता है लोहा के ऊपर आशीर्वाद के रूप में लगता है, जिससे लोहा का उम्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कैसे सर? थोड़ा इस प्रक्रिया को देखिए कि हो क्या रहा है। आप यहाँ चित्र में देख लीजिए, कुछ ऐसे करके थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझा जाए। देखिए क्या हो रहा है जी, यहाँ पर कोई बर्तन देख रहे हैं, ये कोई बर्तन है इस तरीक़ा से, और इस बर्तन के अंदर लिक्विड के रूप में आप देखेंगे तो ये क्या है? ये जिंक का लिक्विड है, ठीक है। और इसे कोई ये स्टील या थोड़ा लोहा का ही एक अलग रूप है ये, तो इसको क्या किया जा रहा है? इसको लेकर के इसमें डुबाई जा रही है, और डुबाने के बाद ये रूप इसका क्या हो गया? बदल गया ऐसे। ये रंगा सियार का एक कहानी सुने थे हम लोग ना बचपन में कभी, कि एक सियार था, वो जंगल से शहर की ओर गया भोजन के तलाश में, और तब तक उसको कुछ वहाँ शहर के कुत्ता जो है उसको घेर लिए और उसको लखेदने लगे, पकड़ने लगे। और बेचारा एक तो भूखा था, और प्लस ऊपर से ये लोग कुत्ते लोग उसको परेशान करने लगे। तो एक ऐसा घर था जहाँ पर वो रंगाई का काम करने वाला व्यक्ति था। वो एक बड़ा सा हौदा में अपना रंग घोला हुआ था कपड़ा पर नील उल देने के लिए, और वो सियार अपना जान बचाने के लिए देखा कि भाई हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो उसी में जाके कूद के छपक गया। अब वो तो भाई जानवर लोग जो भौंकने वाले थे तो चले गए। ये क्या हुआ कि अपना मुंह लटकाए चल दिया जंगल की ओर। और जब जंगल में पहुंचते पहुंचते इसको हो गया दिन, क्योंकि अंधेरा की बात थी, जब कूदा था तो दिन हुआ, तो जंगल तक पहुंचा। जंगल के जानवर देखे तो कहेंगे अरे बाप रे, ये तो कोई अलग ग्रह का आया हुआ जानवर है, ये कौन है? सब लोग डराने लगे, बड़े बड़े जानवर, शेर, मतलब भालू, सब लोग डरा रहे हैं। हाथी भी करी ये कौन सा जानवर आ गया, क्योंकि वो तो रंग अपना बदल चुका था ना, क्योंकि वो तो कूद गया था नील वाले में, और नील वाले में जैसे ही कूदा तो समझ लीजिए कि वो बाहर आया तो उसका रंग बदल गया है। अब सारे जानवर जो है उसको क्या करने लगे? पूजने लगे। वो भी अपना भाव बढ़ा लिया, कहा कि हमको भगवान ने भेजा है तुम लोगों की जंगल की रक्षा करने के लिए। और ये अपना एक बनावटी रूप का था। कभी कभी नहीं कहते हैं लोग कि सियारा वही है, भेष बदल लिया है। तो भाई ये तो बुरा काम किया था ना, वो लोगों को धोखा दे रहा है, और एक दिन तो कहीं ना कहीं परिणाम निकलेगा। तो भैया एक दिन उस कहानी में निकल भी जाती है ना, एक दिन पता चल भी जाता है कि ये सियार है, और सारे जंगल के जानवर उसको दम भर धोते हैं और उसको भगा देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है कि अपना रूप बदल करके किसी को छल कपट किया जाए। ये तो भाई धातु है, इसमें तो कहाँ से एनर्जी पदार्थ करेगा? इंसानों में ये गुण पाया जाता है ना, धोखा वाला। रहते कुछ और हैं और भेष बदल लेते हैं तो भाई कुछ और हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको देख रहे हैं ना हम लोग, क्या हो रहा है जी कि ये वाले भैया इस बर्तन में जो रखे गए जस्ता का लिक्विड है उसमें डुबाया गया। जब ये बाहर निकला तो उसके ऊपर जस्ता का लेयर चढ़ गया। तो ऐसे ही ये प्रोसेस को आगे बढ़ाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा किया क्यों जाता है? तो देखिए इसके करने के पीछे ये कारण है कि जस्तीकरण जब हम लोग करेंगे ना तो लोहा जो है वो वायु और पानी के सीधे संपर्क में नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये लोहा है और इसके ऊपर जस्ता का परत चढ़ गया है ये सब बाहर से, तो अब डायरेक्टली क्या करेगा? O2 के संपर्क में तो रहेगा नहीं, जल के संपर्क में रहेगा नहीं। अब तो उसके ऊपर ये लग चुका है। जब ये जाएंगे ये लोग कि भैया हम लोग को लोहा से मिलना है, तो कहेगी ना अब आप लोहा से भी नहीं मिल सकते सीधे, हमसे आप इजाज़त लेंगे ना तभी आप लोहा के पास पहुँचेंगे, नहीं तो फिर आपको लोहा तक जाने नहीं दिया जाएगा। कौन कह रहा है? ये हमारे जस्ता का छोटा पतला जो भी कहिए परत कह रहा है। तो जस्ता की उम्र बढ़ गई, सॉरी जस्ता कह रहे हैं लोहा की उम्र बढ़ गई ना,
ये आशीर्वाद था एक तरह से, कर रहे थे ना। अब देखिए इसे होगा क्या भाई, जब संपर्क में नहीं आएंगे तो लोहा जो है ये जंग से सुरक्षित हो जाएगा। आइए एक चित्र के द्वारा समझते हैं कि ये जब जस्तीकरण हो जाता है लोहा तो दिखता कैसा है। थोड़ा बढ़िया रूप में इसको देख लिया जाए, इसको अच्छा से देख लिया जाए कुछ चित्र के द्वारा। जैसे देखिए आप, ये फैक्ट्री में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, है ना, कितना मस्त एकदम चमकदार ये लोहा का आप देख सकते हैं प्रोसेस हुआ है जस्तीकरण का। इस पे एकदम एल्युमिनियम का क्या परत चढ़ी हुई है, चमक भी रहा है। आप अगर लाइव एग्जांपल देखना चाहेंगे तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। जो टावर और गड़ाता है ना, उसमें जो लोहा लगते हैं, जो पुल बनता है उसमें जो लोहा लगते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये सब का प्रोसेस लगा रहता है। उनमें थोड़ा और अच्छे क्वालिटी का लगता है ना। साथ में देखिए पाइप जो है, पानी उन्हीं के संपर्क में जो रहेगा ना लोहा, उसके साथ ये बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस निभाता है। जो पाइप है ये, साथ में बाल्टी उल्टी जो है, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि भाई पानी के साथ लोहा संपर्क में आएगा तो वहाँ जान ही रहे हैं संक्षारण होगा, तो उसी जगह पर ये जस्तीकरण आ जाता है ज़्यादा उपयोगी के रूप में। तो हमें उम्मीद है इतना एक्सप्लेन के बाद भी आपका दिमाग कहीं प्रश्न तो नहीं कर रहा होगा। हाँ, एक प्रश्न है कि इसका नाम भी अलग अलग है। जैसे जस्तीकरण का ही नाम है यसद लेपन, और कभी कभी इसका अंग्रेजी में नाम दे देता है गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, मतलब इसको अलग अलग नाम से पुकार देता है। तो लोग सोचने लगते हैं कि ये कुछ अलग होगा, तो भाई अलग नहीं है, ये नाम अलग अलग है, इनके कहानी जो है वो एक ही है। तो इस तरीक़ा से जस्तीकरण की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई। हमें उम्मीद है कि आपको जस्तीकरण का जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अब पहुँचते हैं हम लोग इसके अगले स्टेप पे, जो कि वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका नाम क्या है भाई, तो एनोडीकरण। कौन करण? एनोडीकरण। देखिए ये तो नाम से ही कुछ ऐसे लग रहा है, एनोड कैथोड। क्या कभी हम लोग पढ़े हैं प्लस माइनस? भाई धातु की शुद्धता भी होती है ना, विद्युत अपघटन विधि सुने होंगे ये सब। तो अपघटन की क्रिया एक ली जाती है ना, बर्तन, उसमें केमिकल डालते हैं, तो वही कहानी यहाँ होने वाली है। कुछ यहाँ पर अलग आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये एनोडीकरण को हम लोग सिंपल भाषा में परिभाषित करें कि ये क्या होता है। तो देखिए, जब एल्युमिनियम धातु की सतह पर, किस धातु का नाम लिया हम? एल्युमिनियम का। और भी धातु हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट और सबसे अच्छा जो होता है उसी का हम यहाँ पर नाम लिए हैं। क्लियर ना? तो एल्युमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड, ऑक्साइड समझते हैं, ऑक्सीजन समझ रहे हैं ना? ओके, ठीक है भैया। तो ऑक्साइड की एक मोटी परत बैठ जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण के नाम से पुकारते हैं। मतलब एल्युमिनियम के सतह के ऊपर आ जाए कौन? ऑक्साइड की एक परत, और ये बैठने की जो प्रक्रिया होगी इसी का नाम बनेगा क्या? एनोडीकरण। और ये प्रक्रिया सर होती कैसी होगी? तो भाई साहब ये प्रक्रिया मुख्य रूप से मानव द्वारा कराई जाती है। मानव लोग ही इस प्रक्रिया को करने में सहयोग देते हैं, और कभी कभी ये प्राकृतिक में भी होती है। जब प्राकृतिक में होती है तो ये स्वयं का ये एनोडीकरण बन गया। तो आदमी कहते हैं कि संक्षारण तो हो ही न रहा है। संक्षारण देखिए, जितने भी संक्षारण होते हैं वो धातुओं को तो क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। लेकिन एल्युमिनियम धातु पर अगर प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन आ करके उसके साथ संयोग करके उसके ऊपर बैठ गया तो कहीं ना कहीं ये उसको फायदेमंद पहुंचाता है। बाकी के हमने पीछे पढ़ा ना कि लोहा के ऊपर बाहर से कोई पदार्थ बैठ जाए तो लोहा को बर्बाद कर देगा, लेकिन एनोडीकरण में ये एक बेनिफिट है। लेकिन ये बेनिफिट ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक वाला जो काम होता है वो ज़्यादा नहीं होता। तो एनोडीकरण मानव द्वारा कराई जाती है, और ये एक रासायनिक प्रक्रिया होगी। तो आइए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अच्छे ढंग से, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ना और उसको समझना ये काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर हमारे अंदर का ये जो दिमाग है ना, इसके अंदर भी कई तरह के पार्ट्स हैं ना, तो उन तक अगर खबर पहुंच जाए,
हमारा होता है ना कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। तो अगर सब कॉन्शियस माइंड तक बातें चली जाए तो वो जल्दी नहीं भूलता है चीज़ों को, वो लंबा टाइम तक याद रखता है। तो आइए हम लोग इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ धातुओं को दिखाया गया है जिनका एनोडीकरण हुआ है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है, एकदम क्लीन, अच्छा से एकदम इसका शेप दिख रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये एनोडीकरण के बाद ऐसा इसका रूप है। अगर एनोडीकरण से पहले देखा जाए तो थोड़ा सा इसका जो है ना रुखड़ापन रहेगा, कहीं छोटा छोटा छिद्र रहेगा। आइए एनोडीकरण हो जाता है तो एकदम थोड़ा मस्त हो जाता है बढ़िया से ना। तो आइए इस प्रक्रिया को हम लोग और एक्सप्लेन करें अच्छे ढंग से। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है, जो बात कर रहे थे कि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से मानव द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल वहीं विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, केमिकल मतलब रासायनिक। तो इस प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं बढ़िया से। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछे कि जो एनोडीकरण की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, तो ये देखिए मनुष्य द्वारा मुख्य रूप से कराई जाती है, जो कि रासायनिक है, विद्युत रासायनिक। हाँ, अपवाद में प्राकृतिक भी हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको ज़्यादा हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं जितना कि इसको देते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये होता कैसे है, तो आइए इसके लिए हम लोग चलते हैं वहीं पुरानी कहानी। ये चित्र तो याद आ रहा होगा ना, ऐसे ऐसे एक बर्तन लेते थे हम लोग, याद आ रहे हैं? अच्छा चलिए भाई, आप लोग को याद दिलाना भी एक क्या बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप लोग के अंदर कलाकारी ऐसा है कि आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो देखिए ये एक प्रकार का हमने टब बर्तन ले लिया, इसमें हम लिक्विड, इसमें पदार्थ डालेंगे ना, विद्युत अपघट्य पदार्थ नाम सुने होंगे ये सब। ये पदार्थ केमिकल जो लेंगे, ऐसे तो अलग अलग केमिकल भी ली जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ लेते हैं क्या, H2SO4, जानते हैं ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का ये हो गया केमिकल, घुला हुआ पदार्थ है। और इसमें ही हम डालेंगे अब धातु की एक प्लेट, जिनको हमको करना क्या है, एनोडीकरण। तो जिनको डालने वाले हैं उनका नाम क्या है, वो तो है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम भाई अपना हीरो होते हैं, ये थोड़ा सा वाइट, इनको वाइट रखा जाए। तो धातु की एक हम यहाँ पर, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो गबड़ा गया, यहाँ पर मिटाने में भी सोचना ही है इसको, क्योंकि ये मिटेगा तो फिर कहानी ऐसे हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा इसको हम बना ले बढ़िया से भाई। ये हमारा जो खिसिया गया, कह रहा है कि हम अभी ठीक से नहीं बने काहे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना जी। चलिए अब देखिए, ये हम लेते हैं एक प्लेट, और एक इसके साथ प्लेट और भी ली जाती है, जिस पर हम लोग ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं, इसको अलग से इसको खाली दिखा दिया जाए। ये भी रहता है प्लेट, कभी इस पर भी चर्चा हो जाएगी। 2 प्लेट इसमें हमने लिया है, जिसका मुख्य काम है उसी पर हम ज़्यादा बात करेंगे ना। ये हमारा असली प्लेट है, और ये प्लेट किसका है भाई, तो ये है एल्युमिनियम धातु का। और एनोडीकरण में कहता क्या है, एनोड। एनोड का मतलब क्या, एनोड का मतलब 2 हमारा हो गया यहाँ पर प्लेट, तो एगो का नाम रखेंगे, प्लस वाले को ही एनोड कहेंगे यहाँ पर, और माइनस वाले को हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, कैथोड ले लेंगे यहाँ पर। कैसे सर ये माइनस प्लस हो रहा है, तो बता दे रहे हैं। ये एनोड की काम करेगा प्लेट, जिस पर भी कराना है उसको भाई एनोड पर रखेंगे ही रखेंगे ना। देखिए इनको हम जोड़ेंगे बैटरी से, इसमें जो धारा देंगे वो कौन सा धारा देंगे, डीसी धारा देंगे ना। तो ये क्या लिए आप लोग ठेका दीजिएगा एसी वाला, तो पता चला ब्लास्ट हो जाएगा, समझ रहे ना। ये एक संकेत है यहाँ पर सेल बैटरी की तरह। तो ये कौन सी धारा रहेगी, डीसी धारा। ध्यान रखिएगा कि एनोडीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो डीसी धारा द्वारा की जाती है। अब इसको जोड़ दिए, और ये रखते हैं प्लस और ये रखते हैं माइनस, तो इसीलिए इसका नाम बना था, ये जो है ना प्लस वाले, इसीलिए इसका नाम बना था, ये जो है माइनस वाले। समझने के लिए केहू तरह आप समझ जाइएगा। अब होगा क्या इसमें, इसमें होता कैसे है सर, ये तो अभी चित्र बनाया। चित्र में क्या क्या दिख रहा है, कोई टब है हमारे पास, टैंक भी कह सकते हैं, इसमें लिक्विड डाली गई है,
और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसमें 2 प्लेट लिए हैं जिसका नाम रखे हैं एनोड और एक का नाम रखे हैं कैथोड। तो मेरा ज़्यादा फोकस जो होगा वो एनोड के लिए होगा और यहाँ एनोड के रूप में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग की गई है क्योंकि इसी पर हम प्रोसेस कराने वाले हैं। इसमें हम डीसी धारा का प्रयोग करेंगे और इसके प्लस वाले जो प्लेट होंगे और एक इसके माइनस वाले प्लेट होंगे तो इन्हीं का नाम बदला रहता है। अब जैसे ही धारा देंगे ना तो धारा देने पर होगा क्या कि इन केमिकल के अंदर रिएक्शन प्रक्रिया चालू हो जाएगी और चालू होने के बाद इसके अंदर का जो हमारा ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन भाई साहब निकलेंगे और निकलने के बाद आएंगे किधर, इस पे, और इस पर आकर के क्यों सर इसी पे आएंगे क्योंकि इसी के तरफ आकर्षित होंगे। देखा जाए तो ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है, और ऑक्सीजन के जो होंगे प्रकृति वो एक तरह से माइनस की तरह होते हैं ना। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जा कर के इस प्लेट पर कहेगा कि आ रहे हैं एल्युमिनियम भैया, हम तो अभी इसी में लुकाए हुए थे इसी पनिया में मगरमच्छ की तरह, लेकिन जैसे ही हमने धारा दिया ना तो ये एकदम उछलेगा, कहेगा एल्युमिनियम भैया आ रहे हैं, आपको पकड़ रहे हैं, और आराम से आके इनको चिपक जाएगा और चिपक जाएगा तो यहाँ पर एक परत का निर्माण हो जाएगा और यही परत आगे चल के हमारा एनोडीकरण में क्या हो जाएगी, मतलब ये हीरो बन जाएगी, उसी नाम से पुकारी जाएगी। और यहाँ पर रिएक्शन देखा जाएगा तो कुछ ऐसे हो सकता है ना, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, Al2 कुछ ऐसे बन गया, Al2O3। अब इसको संतुलित आप लोग कर सकते हैं, इसको संतुलित कर लेंगे क्योंकि ये भाई देख ही रहे हैं ऑक्सीजन 4 है, यहाँ से ऑक्सीजन 2 ही हम लोग लिए हुए हैं। तो अगर आपको करना भी है तो आप यहाँ पर क्या करें, 2 अगर करते हैं तो ऑक्सीजन घबरा रहा है, ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ रख दीजिए क्या 3, तो फिर एल्युमिनियम खिसिया जाएगा तो एल्युमिनियम के सामने रख दीजिए 4। तो ये उसका रिएक्शन हुआ, यानी समीकरण हुआ जो एनोडीकरण में बनता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सिंपल और साधारण भाषा में एनोडीकरण की प्रक्रिया जो अच्छी लगी होगी। और भाई हमने जितना कोशिश किया आपको बताने को बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्लियर हो गया ना। देखिए कमेंट भी मारते रहिएगा कि अगर मेरी मेहनत आपके पढ़ाई में थोड़ी भी योगदान दे रही है तो उसके लिए हम धन्य समझेंगे अपने आप को, क्योंकि मेरा कार्य यही है कि ऐसा मेहनत करें कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर दें, आपके पढ़ाई में कुछ क्या करें, अपना योगदान को शामिल कर दें। तो ये मेरा एक उद्देश्य है, तो इसीलिए ये कहानी आपने जाना बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा कि एनोडीकरण के करने से फ़ायदे क्या होते होंगे, क्या मतलब हुआ कि हमें ऐसा करना पड़ा। तो देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं कि एनोडीकरण जब हम करेंगे तो इससे लाभ ही होगा, क्योंकि साइंस है, साइंस ज़्यादातर लाभ के बारे में सोचता है, ऐसे हानि भी होते हैं। साइंस हम एक नहीं कह सकते कि साइंस का फ़ायदा ही है, घाटा भी है। ऐसे बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं कि बर्बादी भी वो पहुंचा सकती है ना। देखिए धातु की कठोरता और टिकाऊपन बढ़ जाएगी, क्या करेंगे तो एनोडीकरण करेंगे तो। क्लियर, बिल्कुल ना। जंगरोधी क्षमता भी बढ़ जाएगी, यानी अब जंग को रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा, ताकत इसमें आ जाएगी। जंग भाई साहब कहें कि एल्युमिनियम आए क्या, तो कहेगा हटो हटो, मेरी क्षमता बढ़ गई है रोकने की। जंगरोधी सीमेंट नाम सुना है ना, तो यहाँ पर क्या है, जंगरोधी धातु अब ये तैयार हो गया है। और सतह पर क्या होता है, रंग बिरंग का कलर भी चढ़ाई जाती है इस प्रोसेस में, काफ़ी सुंदर भी लगता है। आप चित्र देखेंगे ना, जैसे कुछ देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का कुछ रंग बिरंगा सा, देखिए कितना मस्त एकदम चित्र बनाई गई है ना। तो भाई ये एनोडीकरण के बाद आपको ये दिख रहा है, जस्तीकरण करने के बाद दिख रहा है, जस्तीकरण कर रहे हैं उस तो अलग हो गया ना। एनोडीकरण के बाद ये कलर भी चढ़ाए जा सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत सा ये दिखता है। तो इस तरीक़े से हमारा इस संक्षारण रोकने के जो विधि हुए इनमें हमने इनको जाना।